नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः अपने पीटी प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा आधुनिक भारत से चल रहा है। और आज हम देखेंगे प्रमुख किसान आंदोलन एवं ट्रेड यूनियन। ये हमारा 11वां लेक्चर है। इसके पहले हम जो है 10 लेक्चर कर चुके हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए, कमेंट में बताइए। और 10 सेकंड है। जैसे आप हर बार बताते थे वैसे बताइए। जल्दी से। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। मतलब यहाँ ध्यान देना कि नहीं था। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि था में चल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका भी ध्यान देना है। और जवाहरलाल नेहरू एकदम सही है। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। मतलब ये नाम याद रखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, गौरी शंकर मिश्र हैं और मदन मोहन मालवीय हैं। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, अगले प्रश्न पे आने से पहले हम आप लोगों को एक सूचना देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के ही बीच से बहुत ज़्यादा हमारे पास फोन्स कॉल आ रहे थे और आप लोग कह रहे थे कि सर आर ओ चूंकि बहुत करीब आ गया है, अच्छा खासा नोटिफिकेशन भी इस बार आ गया है। मतलब समझ लीजिए कि आर ओ के इतिहास में इतना ज़्यादा इतना अधिक वैकेंसी बहुत कम ही आती है, 2 साल के बाद आ रही है। तो बहुत आप लोगों की तरफ से दबाव था कि हम भी कोई एक बैच लाएं, समृद्धि टीम भी लाए। तो समृद्धि टीम ने निर्णय लिया है कि हम जो है 15 अक्टूबर से, देखिए 15 अक्टूबर से हम जो है टेस्ट सीरीज बैच ला रहे हैं आर ओ का। और इसमें हम करेंगे क्या? देखिए, हमारा जो प्रयास है कि हम डेली आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे, हिंदी के भी पेपर रहेंगे, संभावित प्रश्न भी रहेंगे। मतलब पूरा एक तरीके से कंप्लीट करवाएंगे कि पीवाईक्यू भी आपका गलत ना हो, क्योंकि पीवाईक्यू की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी आपको देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी का भी हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब निरंतर कराएंगे। और इसके माध्यम से चूंकि हम जो बहुत चांस है जो आपके प्रीलिम्स होने का वो है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को, तो अगर हम 15 अक्टूबर से शुरू करते हैं तो 25 जनवरी तक हमको 100 दिन का समय मिलता है। और ये इस 100 दिन में हम आपको 10,000 क्वेश्चन, हमारा टारगेट है कि 10,000 क्वेश्चन हम जो है वो आपको प्रैक्टिस करवा दें। और विश्वास मानिए, यदि किसी भी परीक्षा में से पहले यदि आप 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ, देखिए मार्केट में तो बहुत तेरे पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज बहुत तेरे हैं, लेकिन थोड़ा सा जिनकी प्रामाणिकता है, जहां आपको लगे कि मैटर अच्छा मिल रहा है, तो सोचिए यदि 10,000 क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएंगे तो कौन सा क्वेश्चन आपसे बाहर जाएगा। और यदि कुछ बाहर भी जाता है तो आपको 200 में 200 तो लाना नहीं है, आपको तो बेसिकली प्रीलिम्स पास करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का मेंस में नंबर भी नहीं जुड़ता फाइनल सिलेक्शन में। तो प्रीलिम्स की गारंटी तो समृद्धि टीम ले रही है। और आप लोग बस विश्वास करके जुड़िए। और फी भी हमारा बहुत कम है, समझ लीजिए मैंने इतना कम रखा है कि आपसे बताएं कि इसी प्रोग्राम को जो भी लोग मार्केट में चला रहे हैं 2,500, 3,000, 4,000 तक फीस ले रहे हैं, हम तो आपसे मात्र 499 रुपये में ले रहे हैं। मतलब जो हमारे 100 बच्चे हैं उनके लिए ये ऑफर है कि वो अगर जुड़ जाते हैं इधर 15, मतलब 15 तारीख से तो हमारा शुरू ही हो जाएगा। जितने जल्दी हमारा ये 100 का टारगेट पूरा हो जाएगा, तो उनको तो 499 में ही हम जोड़ रहे हैं। फिर बाद में जो हमारा बढ़ के हो जाएगा वो 999 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो है ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए और जल्दी से आप लोग अपनी सीट को सुरक्षित करें। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है 7303307507। तो ये जो नीचे हमारा नंबर है, इससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम वलीग्राम से भी आप लोग जुड़े हैं तो वहाँ भी सारा डिटेल्स पड़ा हुआ है, तो आप लोग संपर्क करके जल्दी से जुड़िए।
और देखिए चीज जो है, देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है कि हम सब्जेक्ट वाइज डेली टेस्ट लेंगे। डेली 100 क्वेश्चन, 100 जो प्रश्न है उसको सॉल्व करवाएंगे। पीवाई क्यूज रिवीजन होगा, टेलीग्राम पे क्यूज लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए। और आइए दूसरे प्रश्न पे। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, बताइए कि इसमें इस स्वरूप में क्या था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 सेकंड है आपके पास। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देखिए। देखिए झिंगुरी सिंह एवं दुर्गा पाल के नेतृत्व में नाई धोबी बंद और सामाजिक बहिष्कार विद्रोह को चलाया गया। अब आपसे पूछा जाएगा इनके नेता, तो ये झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल, आपको इन दो पर्सनालिटी को याद रख लेना है कि नाई धोबी बंद की ये एक तरीके से नेतृत्व इन्होंने दिया था आंदोलन को। जल्दी ही इस आंदोलन से बाबा रामचंद्र जुड़ गए और उनके नेतृत्व में तेजी से इसका प्रसार हुआ। देखिए ये लोग तो पहले नेता हैं, लेकिन बाद में रामचंद्र भी जुड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि अगला जो आपसे प्रश्न पूछे कि तीनों लोगों का ऐसे नाम दे देगा और कोई एक ऐसी पर्सनालिटी रहेगा जो नहीं रहेगा और कहेगा कि नाई धोबी बंद आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इन तीनों लोगों का नाम ध्यान से याद रखेंगे। फिर बाबा रामचंद्र जो है वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे एवं अवध के किसानों को संगठित किया। देखिए बाबा रामदेव जो है वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और वो उन्होंने क्या किया था, तो अवध के किसानों को, देखिए जन्म तो भले महाराष्ट्र में लेकिन उनकी जो कर्म भूमि वो अवध के आसपास के क्षेत्रों में रही और अवध के किसानों को इन्होंने संगठित भी किया था। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये वर्ष याद रखना है कि 1920 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा हुआ था। तो देखिए एक ही व्याख्या में दो तीन प्रश्न कैसे बन जाएगा, इसकी संभावना आप लोग देख लीजिए। तो ये ध्यान देना है। चलिए आगे आप लोग देख लीजिए। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। मुझे विश्वास है किसी का गलत नहीं होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन रंगा, ये सारी एन जी रंगा है। ये यहाँ जी होगा, आप लोग देख लीजिए, एन जी रंगा, पीसी जोशी। जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए कमेंट सबको करना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखिए। देखिए स्वामी सहजानंद तो हो गया। अप्रैल 1936 में, देखिए ये तारीख याद रखिए कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। देखिए पहले क्या था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बदल के रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश के किसान नेता एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इनका एक परिचय और भी है कि ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भी पूछा जा सकता है
कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। और एनजी रंगा कौन थे, इसके महासचिव थे। देखिए अभी यहां से नहीं पूछा गया है और बहुत संभावना है कि अगला प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाए कि महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया एवं भाषण दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि इसमें ये भी है कि इसी सम्मेलन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, जो 1936 में लखनऊ में हुआ था और भाषण दिया। इसी अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। मतलब किसान दिवस को मनाने का निर्णय कब लिया गया, तो लखनऊ अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। उसके महासचिव कौन थे, एनजी रंगा थे। और इस अधिवेशन में कौन सा बड़ा नेता जो कांग्रेस का भाग लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू लिए थे। तो ये सारे फैक्ट देखिए एक ही जगह मैंने कर दिया ताकि आपको करने में सहूलियत हो। स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। देखिए चूंकि सहजानंद बहुत ही महत्वपूर्ण किसान नेताओं में है, तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट में ये भी पूछ ले कभी कि हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब इसी में देखिए एक एका आंदोलन भी है, चूंकि प्रश्न में तो नहीं है लेकिन एका आंदोलन को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम एका आंदोलन को संक्षेप में बता दे रहे हैं कि ये कब होता है, तो समय इसका है 1921-22। एका आंदोलन का समय 21-22। क्षेत्र क्या है, तो अवध एवं आसपास के जिले, मतलब ये भी अवध में ही है और इसके आसपास के जिले हैं, जैसे बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई। नेता कौन है एक आंदोलन के, तो मदारी पासी हैं नेता, इसको ध्यान रखना है। कारण जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, मतलब जो जमींदार लोग थे उन्होंने लगान में बहुत बढ़ोतरी कर दी थी, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया। और लगान अनाज के रूप में वसूल की जाती थी जबकि किसान नगद देना चाहते थे। देखिए इसमें क्या होता था कि लगान जो है वो अनाज के रूप में जो जमींदार थे वो वसूलते थे, जबकि किसान चाह रहे थे कि हम जो है लगान वो नगद के रूप में दे। इस आंदोलन में कृषकों ने सरकार को लगान देना बंद नहीं किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, वो कहेगा कि बंद कर दिया, तो नहीं, बंद नहीं किया, बल्कि वे चाहते थे कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूपांतरण कर दिया जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई वो लगान का नगद रूपांतरण क्यों चाह रहे थे, तो नगद से एक फायदा था क्योंकि वो अगर अपने अनाज को बेचते तो उनको ज्यादा मूल्य मिल जाता, तो जितना अनाज उनका चला जा रहा उससे कहीं कम अनाज बेच करके वो नगद जो है वो भुगतान कर सकते थे। तो एका आंदोलन में ये डिमांड थी कि भाई हम नगद भुगतान करेंगे। बढ़ती मालगुजारी जो जमींदारी का जो टैक्स था वो बढ़ा, तो वो जो उसका विरोध नहीं था, विरोध ये था कि अब हम भी चूंकि अनाज के रूप में नहीं करेंगे, हम उसको नगद रूप में करेंगे, और वही यहाँ प्रयास किया गया था। तो इसका ध्यान रखना है एका आंदोलन का। और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, देखिए रिवीजन बहुत मस्त है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे तो खैर इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। चलिए इधर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बारदोली सत्याग्रह, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय किसान संस्थान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक। बकास्त संघर्ष, एनजी रंगा। बताइए इसमें जल्दी से आप लोग इसको मिलाइए और कमेंट में सभी लोग कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया वो एकदम सही है। और आपको तो लग रहा होगा कि बस बारदोली सत्याग्रह, सरदार पटेल पकड़ लिए, हो गया, 2 मिल गया, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िएगा क्योंकि इस बार यूपीएससी में बहुत धोखा खाए हैं बच्चे, और यूपीएससी का ही छोटा भाई स्टेट पीसीएस है, तो थोड़ा सा 2-3 ऑप्शन को ध्यान में देख करके जाइएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। देखिए बारदोली सत्याग्रह टाइमिंग क्या है, 1928। नेता कौन है, सरदार पटेल। तो टाइमिंग को भी बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि टाइमिंग को भी मिलाने में आ जा रहा है। तो टाइमिंग 1928, नेता सरदार पटेल। सत्याग्रह का कारण भाई यहाँ भी वही है कि लगान में वृद्धि।
और इस सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो बारदोली सत्याग्रह है उसमें जो है महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय भागीदारी की थी, जिसमें देखिए कस्तूरबा गांधी जी, महात्मा गांधी की पत्नी, मणिबेन पटेल, सरदार पटेल की पुत्री शारदाबेन, मीठूबेन आदि शामिल रही। फिर साथ ही साथ बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। क्योंकि जब सरदार पटेल के नेतृत्व में है आंदोलन सफल रहा, तो जो है इन औरतों ने उत्साहित होकर के पहले पटेल सरदार को सरदार नहीं कहा जाता था, इसी आंदोलन से उनके नाम के आगे सरदार पहले जुड़ गया, फिर सरदार पटेल की उपाधि मिली। अंततः सरकार ने राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले की जांच करवाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कि बारदोली जो सत्याग्रह था उसके बाद जो जांच हुई थी उसके मतलब हेड कौन थे, तो मैक्सवेल थे। देखिए यहाँ से नहीं पूछा गया है, ये पूछ सकता है। तो मैक्सवेल से इस मामले की जांच करवाई, इसने लगान वृद्धि को अनुचित बताया। अंततः सरकार ने लगान वृद्धि जो 22% हुई थी से घटाकर 6% तक कर दी। मतलब पूरी तरीके से लगान वृद्धि जो समाप्त नहीं, और लगान समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई लगान यदि नहीं कोई भी राज्य कोई भी स्टेट नहीं लेगा, मतलब टैक्स नहीं लेगा, तो फिर वो अपनी संस्था को चलाएगा कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्य का जो अश्व होता है वो राजस्व होता है, इसीलिए उसको राजस्व कहा गया है। यदि राजस्व ही आपके पास नहीं गया तो राज्य रूपी जो संस्था वो चलेगी कैसे? लेकिन अगर अब यहाँ तो चूंकि ब्रिटिश लोग थे, ये लोग अमानवीय थे, इनको भारत से क्या लेना था, ये तो शोषण कर रहे थे। तो शोषण चूंकि 22% एक बैग बढ़ा दिए थे, तो उसी को घटा करके 6% करना पड़ा। और ये डाटा भी याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अच्छा, अभी इसी में है और व्याख्या देखिए। देखिए व्याख्या इसलिए हम थोड़ा लंबा करवा देते हैं क्योंकि व्याख्याओं से ही प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। क्योंकि जो प्रश्न यदि रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट पूछ ले रहा तो आप भाग्यशाली हैं, जनरली सही होगा। और यदि कोई गलत कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो रेस से भी बाहर हो रहा है। तो जो पीवाईक्यू और डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं वहां तो गलत होना ही नहीं है। और विश्वास मानिए जो भी सफल होते हैं वो गलत भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो संभावित प्रश्न है, क्योंकि अब आप सभी जान रहे हैं कि पहले रिपीट ज्यादा होते थे लेकिन अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नया क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो यहीं से बनता है। इसके आगे पीछे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का एक एडवांस स्तर पे जाके नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसी में देख लीजिए कि भारतीय किसान संस्थान के जो संस्थापक थे वो एनजी रंगा थे, और बंगाल प्रजा पार्टी के जो हैं वो फजलुल हक थे। और पीछे ही एक आया है कि बकास्त किसान संघर्ष, तो थोड़ा सा बकास्त किसान संघर्ष को भी जान लें कि वो क्या था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से इस बार प्रश्न पूछा जाए। तो बकास्त किसान संघर्ष का जो टाइमिंग है वो 1946-47 है, और इसके नेता कौन है? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं। टाइमिंग आपको रखना है याद। और फिर बकास्त भूमि को थोड़ा समझिए कि इस भूमि के मालिक जमींदार लोग होते थे, और वे अस्थाई काश्तकारों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष किराया देते थे। जमींदारों की बेदखली में रुचि इसलिए होती थी कि उन्हें नए आसामी से अधिक किराया मिलता था। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो बकास्त भूमि होती थी उसके जो मालिक होते थे वो जमींदार होते थे। और जमींदार करते क्या थे कि प्रतिवर्ष, जैसे आज किसी को दिए तो अगले वर्ष दूसरे को वो जमीन पट्टे पे देते थे 1 साल के लिए काम करने के लिए। वो इसलिए देते थे कि बार बार उनको बदलने से जो है उनको किराया ज्यादा मिलता था। जैसे आप ऐसे सोचिए कि आप कहीं मकान, किसी मकान में आप रेंट पे रह रहे हैं, और जो मकान मालिक है वो 11 महीने के बाद हटा के दूसरा लाता है। तो जब दूसरा आएगा तो वो जो पहला किराया पा रहा है तो मकान मालिक कहेगा कि भाई देखो हमको पहले इतना मिला था, अब हम कुछ बढ़ा के लेंगे। लेकिन अगर एक ही किराएदार आपके यहाँ 2 4 6 साल लगातार रह जाएगा तो आप उससे उस तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वही यहाँ हो रहा था, और इसीलिए संघर्ष हुआ। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि कांग्रेस सरकार ने बाध्य होकर बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 पारित नहीं कर दिया। देखिए बिहार के बच्चों के लिए तो ये भी बहुत जरूरी है कि बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1948 में। और बकास्त जो संघर्ष था वो कब समाप्त हुआ, तो इसी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के पारित होने के बाद समाप्त हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कांग्रेस सरकार है,
तो कांग्रेस सरकार बिल्कुल है, क्योंकि ये बात कब की हो रही है, 1946-47 की। और उस समय जो है हमारी अंतरिम जो है गवर्नमेंट वो काम कर रही थी। तो कहीं न कहीं ये हमारी जो अपनी सरकार थी उस पे ये दबाव बनाया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और व्याख्या को तो आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही संभावना है कि प्रश्न यहीं से बने। पांचवा है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए 5 नंबर का। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। और जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है, कि जो तेभागा किसान आंदोलन है, पहली बात तो ये कहाँ है, तो ये बंगाल में है। और जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करने का प्रयास किया गया है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए। सितंबर 1946 में, देखिए टाइमिंग बहुत याद रखिएगा, कि सितंबर 1946 मतलब 1946 में यह आंदोलन चला। कहाँ चला, बंगाल में चला। तो सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। मतलब बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा, इस फैक्ट को भी आपको याद रख लेना है। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों को फसल में हिस्सेदारी आधे से घटाकर एक तिहाई कर दिया जाए। मतलब जो जमींदार थे और जो उनके जमींदारों के जो खेतों पे जो बटाईदार थे वो काम करते थे, तो वो पहले क्या था कि वो 50% जो है वो अनाज का जो भी प्रोडक्शन होता था वो ले लेते थे। लेकिन जो काश्तकार थे, जो काम करते थे, वो उनका ये मांग थी इस आंदोलन के माध्यम से कि उसको 1/3 कर दिया जाए। इसीलिए इसको तिभागा या तेभागा आंदोलन कहते हैं, कि मतलब 3 भाग, मतलब तीसरा भाग दे दिया जाए, 1/3 की बात की जा रही है। और इस आंदोलन ने उत्तरी बंगाल के जिलों को विशेष रूप से प्रभावित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि उत्तरी बंगाल के जिलों में। तो ये पूरा तिभागा आंदोलन का इतिहास है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए इसीलिए हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। बैकग्राउंड बताने से एक सहूलियत ये होती है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो अगर प्रश्न घुमा के भी आएगा तो आप करने में सफल रहेंगे। चलिए आगे देखिए। छठा नंबर है हमारा, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ। बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा गया है। ये तो किसी का गलत नहीं होगा, सभी लोग सही कर रहे होंगे। अब इसमें क्या ही समय दें, जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश बताया है वो एकदम सही है। लेकिन थोड़ी सी इससे व्याख्या देखिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार पूछा जाता है। प्रारंभ कब हुआ, ये देखिए आंध्र प्रदेश तो है ही है। प्रारंभ 18 अप्रैल 1951, ये तिथि याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली। देखिए पहले आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना जो है वो 2014 में नया राज्य बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ये जो पोचमपल्ली है ये तेलंगाना का ही पार्ट है अब वर्तमान में, लेकिन क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश था तो वो आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाएंगे। यदि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आ जाए तब आप तेलंगाना में जाइएगा। पोचमपल्ली से हुआ, ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के पोचमपल्ली से जयप्रकाश नारायण वर्ष 1953 में सक्रिय राजनीति को छोड़कर भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि आप सभी जानते हैं भूदान आंदोलन के जो नेता थे विनोबा भावे थे। लेकिन ये भी जयप्रकाश नारायण भी जो है 1953 में सक्रिय राजनीति को छोड़ करके भूदान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट के द्वारा कि क्या ये जुड़े थे, तो हाँ ये बिल्कुल जुड़े थे 1953 के बाद। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया, मतलब इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो गया और वो जो है वो ग्राम दान में तब्दील हो गया, जिसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आप पूछ सकता है कि ग्राम दान आंदोलन क्या था, तो ग्राम दान आंदोलन वही था जो हमारा ये भूदान आंदोलन था उसी का अगला संस्करण। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उड़ीसा से हुई थी। और कब हुई थी, तो 1955 के अंत तक हुई थी। ये पूरा तथ्य एक जगह है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
7 नंबर, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। एन एम जोशी ने, वीपी बाडिया ने, वीवी गिरी ने, एस ए डांगे ने। जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए, और मुझे विश्वास है ये तो सभी लोगों को आ रहा होगा। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है, वीपी बाडिया, वो एकदम सही है। इसका उत्तर बी होगा। वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था जो कपड़ा उद्योग से संबंधित था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो था वो कपड़ा उद्योग से संबंधित था, और मद्रास मजदूर संघ, इसको भी याद रखिएगा। और संस्थापक कौन थे? वीपी बाडिया थे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन एम जोशी, जे बी कृपलानी। आप सभी लोगों को पता होगा। जल्दी से बताएं आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार आता है, पूछा जाता है, और थोड़ा सा इसमें हम व्याख्या में भी जाएंगे, कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए, इसमें महात्मा गांधी जी हैं, एकदम सही है। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी, और यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि अब ये पूछा जा सकता है, आप सभी जानते हैं कि जो है गांधी जी ट्रस्टीशिप के समर्थक थे, लेकिन भारत में सबसे पहले इस सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का जब सम्मेलन हो रहा था वहाँ, जब ये हड़ताल पे बैठे थे, तो वहीं इन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो है, आपकी जो ये उद्योग है, आप इसके संरक्षक हैं, मतलब ट्रस्टी हैं, ना कि इसके मालिक हैं। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही है, और इस गांधी जी ने यही दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भारत में कहाँ दिया था? तो याद रखना है, अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन में। चलिए अब 9वें पे आते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न अपना देखिए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन एम जोशी। जल्दी से आप लोग 9 नंबर को बताइए, और ये सेकंड लास्ट है, आप लोग बने रहिएगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया, देखिए एन एम जोशी नहीं है, लाला लाजपत राय है, इसका ध्यान रखना है। पहले अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और थोड़ा सा इसमें व्याख्या आप लोग देखिए कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ब्रैकेट में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, अगर ट्रेड यूनियन कांग्रेस आए या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आए, तो आपको घबराना नहीं है। की स्थापना एन एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? एन एम जोशी ने। देखिए, अध्यक्षता करना और संस्थापक होना दोनों दो चीजें हैं, और इसका बहुत ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। देखिए, अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, लेकिन स्थापना यदि आए तो एन एम जोशी ने की थी। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। तो इतना इस लाइन में जो भी फैक्ट है, इसका ध्यान रखना है। इसकी स्थापना के पीछे का कारण, वर्ष 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। आप सभी जानते होंगे कि आईएलओ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में हुई थी। आप लोग सभी का होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आप सभी कमेंट में हमको बताएंगे। तो जब 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई, तो इसी को आधार बना करके जोशी जी क्या करते हैं कि 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। देखिए, इसीलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे जनरली एन एम जोशी लगा के आते हैं और वो गलत कर जाते हैं। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, महामंत्री चमन लाल बजाज थे। तो आपको अब उपाध्यक्ष को भी ध्यान रखना कि जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री चमन लाल बजाज थे। 1929 के
देखिए ये डेट याद रखिएगा कि 1929 के नागपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और यहीं पर साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण इसमें विभाजन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जो है वो एक तरीके से डिवीजन कब हुआ, विभाजन कब हुआ, तो 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और वो क्यों हुआ था, तो आप देख ही रहे होंगे कि जो साम्यवादी थे और सुधारवादी थे, ये दोनों दो विचारधाराओं के लोग हैं, तो इनमें मतभेद उभर के आ गया और इसी वजह से इसमें विभाजन हो गया। तो इसका बहुत ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रश्न जो है वो यहां से बने या फिर यहां से बने। ठीक है, तो चलिए अब अगला और लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? किसके लिए की थी? आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ये अंतिम प्रश्न है, आप लोगों में से किसी का ये गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए, आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसमें जिन लोगों ने सी बताया है वो एकदम सही है, मेरठ षड्यंत्र केस है। वर्ष 1929 और 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इस केस की पूरे विश्व में चर्चा हुई एवं आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रामा रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। तो किसके लिए की थी, तो मेरठ षड्यंत्र केस के लिए की थी। और देखिए ये जो केस है, आपको इसलिए हमने यहाँ इसके बारे में नहीं बताया कि पीछे जब हम पढ़ा रहे थे तो पीछे हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लें, और अभी जाइएगा नहीं, बने रहिए। देखिए अभी मैंने पहले भी बताया, ये हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, आप लोग एक बार देख लें। 10 सेकंड देख रहे हैं, और जिसमें जुड़ना हो ये हमारा नीचे नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन बच्चों के लिए कि जो अभी आरओ देना चाह रहे हैं। और हम इसमें करीब करीब 10,000 क्वेश्चन कराएंगे, और 10,000 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें हम लाएंगे क्या, हम पीछे बता ही चुके हैं। और ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पीडीएफ बना के भेजिए, वहाँ आपकी मार्किंग हो जाएगी, जो कमी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और बहुत से बच्चे मेंस आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, तो वो भी आपको एक बार देखिएगा तो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी आएगी। तो आप लोग जुड़िए, बहुत ही लाभ मिलेगा। और ये समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, देखिए ये आप ही का चैनल है, और इसे आप ही लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। जिन बच्चों को इस बार आरओ देना है, एक बार विश्वास करें, उनको यहाँ से बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां एवं बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। यदि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर के देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और महत्वपूर्ण तो सभी हैं, इसके पीछे भी जो 8 लेक्चर हैं वो भी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देख लीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।